मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने जिंजी पर बात की है, जिंजी से बात की है और उस कार्यक्रम के बाद ये कहा जा रहा है कि देखो अब अकल ठिकाने आई, सरकार की भी और संघ की भी। और कहा जा रहा है कि देखो संघ जिंजी से भी बात करने लगा। अब जो लोग संघ को जानते नहीं हैं वो ये कह रहे हैं कि जिंजी से बात करने लगा संघ। संघ तो हर समय उन बच्चों से, उन पीढ़ियों से, उन भविष्य के नौजवानों से, उन सब से बात करता रहता है। उसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि संघ ने समाज जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जिसको छोड़ दिया। उदाहरण के लिए हम लोग शिशु मंदिर के पढ़े हुए हैं और शिशु मंदिर बच्चे आते हैं। उस वक्त जिस वक्त या तो क्रिश्चियन मिशनरियों के विद्यालय थे या जो सरकारी विद्यालय थे और कहीं कहीं मदरसे भी थे, उसके बीच में संघ ने बच्चों से बात करना शुरू किया, बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। परिसरों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जाहिर है विश्वविद्यालय परिसर में एक तरह से कहें कि वो सबसे बड़ा एक, ये तो नहीं कहेंगे कि उन्हीं की वजह से, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परिसरों में काम करने की वजह से एक जो पीढ़ी का मानस बदल गया, आज जो कुछ आप देख रहे हैं तो वो भी संघ की वजह से। कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन तो है नहीं, और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को समझना है। खैर, इस पर अलग से बात करेंगे। अभी विशुद्ध रूप से वो बात करते हैं जो संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने बहुत विस्तार से देश के प्रमुख मुद्दों पर बात किया। वैसे तो पहले भी कर ही चुके हैं, अभी विज्ञान भवन में किया था, उससे पहले भी विज्ञान भवन में किया था, इस बार शताब्दी वर्ष था तो देश के अलग अलग हिस्सों में किया। अब ये जो मुंबई में बातचीत हुई, इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस, IIMUN, उसमें और विषय था भारतीय दृष्टिकोण से विश्व को एकजुट करने में युवाओं की भूमिका। अब जिसने मोहन जी का साक्षात्कार लिया, उस युवा ने, उस तरुण ने कई सवाल पूछे और बिना किसी भूमिका के सबसे पहले उस सवाल पर बात करते हैं जो जेनजी को लेकर पूछे गए। जेनजी पर मोहन जी इतना साफ साफ बोल देंगे, ऐसे स्पष्टता से बोल देंगे, बहुत लोगों को कल्पना नहीं रही। हालांकि मोहन जी स्पष्टता से बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, बहुत स्पष्टता से बोलते हो। कई बार इसकी वजह से वो विवादों में आते हैं, कई बार लोग उसको दूसरी तरह से देखते हैं, लेकिन संघ तो ऐसे ही काम करता रहता है। अब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि अगर ये जेनजी आंदोलन कर रहा है तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी है। और मैंने उनको सुना, आप लोग भी पूरा उनका साक्षात्कार है वो भी सुनिएगा, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आंदोलन भी तो एक संवाद का तरीका है। जो युवक उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम आप डायलॉग कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और हमारे यहां तो शास्त्रार्थ होता है, डिबेट नहीं होती। हमारे यहां पक्ष प्रतिपक्ष होता है और हम एक दूसरे से सहमत होना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, आपको पकड़ के ले आऊंगा, कहूंगा कि आप पहले प्राथमिकता में मेरा काम करिए। कहते ये तो होता ही होता है। और उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन होते हैं ये लोकतंत्र में संवाद का ही एक स्वरूप है। और मैं तो भाई प्रदर्शन से आया हुआ आदमी, कोई बहुत मैंने किले नहीं तोड़े हैं, लेकिन जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हूं, छात्र संगठन का हिस्सा रहा हूं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भाजपा सरकार के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा रहा। तो ये बताना आवश्यक है, आज के लोगों को जानना जरूरी है। अब जब डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई जेनजी की शक्ति है, और उनसे एक सवाल और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो सर्वाधिक विश्वास अगर किसी पर करूंगा तो जेनजी और जेन अल्फा पर करूंगा। अब जैसे ये लोगों ने सुना एकदम से कूद पड़े कि देखो मोहन जी भी यही बात कर रहे हैं। कोई राका कह रहा है कि नितिन नवीन को समझाओ, कोई कह रहा है कि सरकार को समझाओ, कोई कह रहा है कि मोदी जी को बताओ, कोई कह रहा है कि देखो अब समझ में आई जेनजी की ताकत। हे मूर्खाधीराज लोगों,
मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, मोहन जी ये नहीं कहेंगे, वो बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, इस आंदोलन के जो मुद्दे थे वो जायज मांगे थी, उसमें छात्र पूरी तरह से शामिल थे, लेकिन ये जो तिलचट्टे हैं ये छात्र नहीं है, ये जो तिलचट्टे हैं ये क्यूरेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टी एंड सम एक्सटर्नल फोर्सेस। विदेश की धरती से कोई लड़का आके ऐसे करता है, मुझे तो नहीं पच रहा है, आपको पच रहा हो तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, ये भी लोकतंत्र में अपना अपना तरीका है सहमति असहमति का। और मोहन जी जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं भाई आज की पीढ़ी अधिक ईमानदार है। अधिक ईमानदार का मतलब क्या है? जैसे हम लोग माँ बाप के सामने नहीं बोलते थे, माता पिता कुछ कह दें तो उसको स्वीकार कर लेते थे। आज की पीढ़ी स्वीकारने से पहले सवाल पूछ लेती है, प्रश्न उत्तर चाहिए हमें। और इसीलिए जब मोहन जी कहते हैं कि नई पीढ़ी अपने ही समाज और राष्ट्र का हिस्सा है, उन्हें अपने मानकर समझने समझाने की आवश्यकता है, तो इसमें गलत कहा है भाई? और संघ तो बार बार सार्थक संवाद की बात करता रहता है। उन्होंने उसमें कहा, उससे बातचीत करते हुए बड़े अच्छे साक्षात्कार है, सुनना चाहिए कि भाई हम आप बात कर रहे हैं, हम आपको जानते नहीं तो हम कहेंगे कि हु आर यू, आपकी बात हम क्यों माने, और अगर हम आपको जानते हैं तो आपकी बात हम मानेंगे भी, आपको हम समझने का प्रयास भी करेंगे। और इसीलिए वो करेंगे जब संवाद अपनत्व के साथ होता है तब एक दूसरे की बात सही ढंग से समझी जा सकती है। लेकिन ये जो दिक्के, राका, सौरभ दास, ये सब जो है, विजेता दहिया तो बेचारा बर्गर खा के ही निपट गया। सोचिए कैसे ये लड़के हैं भाई, उसने बर्गर क्या खा लिया, उसको निकाल दिया, ठीक है उस वक्त तो नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन आपने उसको निकाल दिया। पार्टी करते हुए आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई, उसने बेचारे ने भूख लगी बर्गर खा लिया तो आपने उसको निकाल दिया। वो तिलचट्टे अलग हैं, और मैं फिर कह रहा हूं इन तिलचट्टों की मुझे कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं दिखती है। जेनजी अलग है, स्टूडेंट अलग हैं, उनकी मांग अलग है, और उनकी मांग के समर्थन में अगर कोई भी आ जाए तो हम उसको छात्र थोड़ी ना मांग लेंगे। भाई दिल्ली पुलिस ने बताया करीब 2800 लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, तो हम उनको थोड़ी ना मान लेंगे छात्रों का पैरोकार, छात्रों का बड़ा हितैषी। और इसीलिए जो बार बार मोहन जी की बात को गलत तरीके से कह रहे हैं वो समझना चाहिए। मोहन जी ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि मुझे हर पीढ़ी में से विश्वास करने को कहा जाए तो मैं जेन जी, जेन अल्फा, इनको अधिक ईमानदार मानता हूं, इन पर मैं अधिक विश्वास करूंगा। अब ये संघ किस तरह से काम करता है उसको समझने की जरूरत है। और जो कि छात्रों का मुद्दा था, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, झारखंड में भी आंदोलन चल रहा है, तो शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा प्रश्न ही यही जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी ही है ये शिक्षा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, यह जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा लोगों के लिए सुलभ होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। अब कोई कह देगा कि भाई ये तो मतलब आपकी ही सरकार है, आपके ही लोगों की सरकार है, संघ का ही स्वयंसेवक रहा है, संघ का ही प्रचारक रहा है। भाई है, लेकिन सरकार तो सरकार की तरह चलती है। और जो आज प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं, संघ तो पहले दिन से प्रेशर ग्रुप है, उसको तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, राजनीतिक पैंतरेबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसीलिए मोहन जी कह सकते हैं कि शिक्षा केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी। इसीलिए वो कह सकते हैं और सरकार पर भी दबाव बनाते हैं। अब हमको याद है जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नारा क्या था? बात सही है 100%, शिक्षा व्यय हो 10%। मोहन जी ने कहा कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। कह रहे बहुत लंबे समय से ये मांग आ रही है और हम सब इसका समर्थन करते हैं। ठीक बात है, 10% न सही, 6% तो होना ही होना चाहिए। अभी भी 3% नहीं पहुंच पाई सरकारों में, ये चिंता की बात है और बिना इसके नहीं हो सकता है। मैं इसको बड़ी स्पष्टता से मानता हूं। और उसमें मोहन जी बताते हैं कि भाई हमारे भी कई संगठन बड़े स्तर पर विद्यालय चलाते हैं, हम भी जानते हैं शिक्षा क्या, हमारे कई हजार विद्यालय चल रहे हैं। और मैं तो आपके सामने बैठा हूं, शिशु मंदिर का ही पढ़ा लिखा हुआ हूं, वहीं से पढ़कर आया हूं। संस्कार शिक्षा वहीं की है, मेरी बुनियाद वहीं की पक्की वाली है। और इसीलिए जब वो ये कह रहे हैं तो वो आंदोलन का भी समर्थन कर रहे हैं, जेन जी के विरोध का, प्रतिरोध का भी समर्थन कर रहे हैं।
लेकिन वो तिलचट्टों का और गालीबाजों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहां जो अतुल जी कह रहे हैं, जिनके भाषण को लेकर कहा गया कि तो देशद्रोही कह रहे हैं जेनजी को, जेनजी और छात्रों को देशद्रोही नहीं कह रहे हैं। वो इन तिलचट्टों के साथ जो साजिशें आ रही हैं, जो कुछ आ रहा है, जो आरोप आ रहे हैं, उसकी बात वो कर रहे हैं। और इसीलिए जो मोहन जी ने कहा वो इतनी स्पष्टता से वो बोल पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि सोशल मीडिया पर मेरे कारण 10 लाख लोग कोई गलत निर्णय लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी मेरी भी है। एक लाइन में इस न्यू मीडिया, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा जो कहते हैं प्रश्न चिन्ह कह लीजिए या समाधान कह लीजिए, वो दे दिया। भाई हमारे लिखने से कुछ गलत हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी? सरकार से तो अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, त्यागपत्र दो। कोई धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक किया था क्या? लेकिन त्यागपत्र देना पड़ा। और किसी भी टूल का, किसी भी मीडियम का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए। इसीलिए सोशल मीडिया पर सकारात्मक और जो समाज हित की सामग्री हो वो साझा होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा प्रामाणिक चीजें करिए, जो फैक्ट चेकिंग हो रही दुनिया भर में, वो कह रहे प्रामाणिक आगे बढ़ाइए, ऐसे मत आगे बढ़ा दीजिए, ये समझिए। और वहीं पर वो कह रहे हैं कि जेनजी में भी यह विवेक विकसित होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे तो नहीं होगा। और इसमें वो कह रहे हैं कि जो सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ पीढ़ी है, वो उनका मार्गदर्शन करे। भैया इसका मतलब समझे, वो जेनजी, जेन अल्फा पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पहले की पीढ़ी है, जिस पीढ़ी ने यहां तक पहुंचाया है, उसको कह रहे हैं, उसी को तो मार्गदर्शन करना है। जब वो रोल मॉडल्स की बात होती है, जब बात होती है कि दुनिया के लोग क्या दृष्टिकोण हो, तो बड़ा साफ साफ कह रहे हैं जेनजी को हिंसक रोल मॉडल का अनुसरण नहीं करना चाहिए। गालीबाज, हिंसा वाले, मारपीट वाले, ऐसे गंदे लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। वो रोल मॉडल नहीं हो सकते, समझिए। वो साफ साफ कहते हैं भारत की नीति किसी देश को पराजित करना है ही नहीं। हम तो सबको साथ लेकर सद्भाव, हार्मनी विकसित करना चाहते हैं, वही स्थापित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान संवाद और शांतिपूर्ण प्रयास से संभव है। वो तो यहां तक जाके कहते हैं कि सभी पाकिस्तानी भारत के शत्रु नहीं हैं, लोगों और परिस्थितियों में अंतर समझना चाहिए। संघर्ष के समय सरकार जो निर्णय ले उसका समर्थन करना चाहिए। बाकी फिर जोड़ते हैं ह्यूमैनिटी इज वन, मानवता सर्वोपरि है। इसका मतलब समझ रहे हैं, पाकिस्तान से गोली बोली साथ साथ नहीं चलेगी। जो भारत की पॉलिसी है उस वक्त भारत के साथ खड़े रहिए ना भैया। इसमें क्यों दाएं बाएं जाने की आवश्यकता पड़ती है? इसमें इतनी परेशानी क्यों होती? और पाकिस्तान से भी कल को ये स्थिति बने कि सरकार बात करने की स्थिति में आ जाए, कुछ बेहतर तो बड़ा अच्छा है। लेकिन वो मणिशंकर अय्यर और कोई और जाकर नहीं बात कर पाए। बड़े लंबे समय समलैंगिकों पर भी बहुत सवाल पूछे जा रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो LGBT है, लेस्बियन, गे, बाई, ट्रांस, ये सब हमारे समाज का हिस्सा है। इनको सम्मान भी देना है, उचित स्थान भी देना है। लेकिन आगे वो जो कहते हैं जरा सुनिए। वो कह रहे हैं भारतीय समाज में विवाह का उद्देश्य केवल दो व्यक्तियों का साथ रहना नहीं है, सिर्फ संभोग के लिए, सेक्स के लिए थोड़ी ना होता है। विवाह का उद्देश्य उत्तम संतति का निर्माण तथा एक सुदृढ़ समाज की रचना भी माना गया है। यदि विवाह संस्था के मूल स्वरूप में परिवर्तन किया जाएगा तो उसके सामाजिक दृष्टिकोण दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसी दृष्टि से समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज को विवाह नहीं कहा जाना चाहिए। स्पष्टता है भाई, आप गे हैं, लेस्बियन हैं, आपका सम्मान है, सोसाइटी में आप हैं। लेकिन आप कहें कि हम विवाह कर रहे हैं तो नहीं भाई, आप तो फैमिली इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खड़े हो। पुरुष स्त्री का ही विवाह हो सकता है, पुरुष पुरुष का नहीं हो सकता, स्त्री स्त्री का नहीं हो सकता। बड़ी स्पष्टता से उन्होंने दोनों बात कही। और जब यहां आता है तो कई लोग महिलाओं की भूमिका की बात करेंगे, सीधे मुंह उठाकर कह देते हैं अच्छा कब कोई महिला संघ की सरसंघ चालक बनेगी। बार बार बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका समान है और एक दूसरे की पूरक है, महिला और पुरुष के एक साथ। वो आगे बताते हैं राष्ट्र सेविका समिति का गठन भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ ही हुआ था, उसी समय हुआ था लगभग। और इसलिए यह धारणा सही नहीं कि संघ में महिलाओं का स्थान नहीं है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में महिलाओं की सहभागिता रहती है और
निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका होती है। अब बहुत लोगों को राष्ट्र सेविका संघ का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। महिलाएं पूरा अपना जीवन दे देती हैं जैसे पुरुष देते हैं, ये आसान काम नहीं। रोजगार पर भी उन्होंने बात की। उनका रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं, दुनिया ये कह रही, सबको ये समझना पड़ेगा। उनका उद्यमिता और कौशल ये रोजगार की सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कहें तरीके हैं, आयाम हैं, वो करना ही पड़ेगा। और जो श्रम की प्रतिष्ठा है, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये भाव विकसित होना चाहिए। बेरोजगारी से नौकरी तो नहीं जा सकती। पहले तो सरकारी करते थे, अब आगे गए ना प्राइवेट में। इसी तरह से आपको उद्यमिता की तरफ भी जाना पड़ेगा, जिसको स्टार्टअप कह लेते हैं। आरक्षण पर भी बात हुई, उस पर वो बड़ी स्पष्टता कहते हैं कि जिस सामाजिक वजहों से ये सब हुआ तो आरक्षण तो चलता रहेगा, लेकिन सरकार भले क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट में जो कह रही हो, मोहन जी कह रहे हैं कि भाई क्रीमी लेयर तो खत्म करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि लंबे समय से हम SC ST समाज से हैं, हमें मिल रहा था, हमें अब क्यों चाहिए। ये टाइम लगेगा, संवेदनशील विषय है, लेकिन आरक्षण तो न्यूनतम करना पड़ेगा। और हम और मोहन जी एक ही बात कह रहे हैं। हम चूंकि पत्रकार हैं, हम कोई संगठन तो चला नहीं रहे, हमारे ऊपर कोई वैसी जिम्मेदारी तो है नहीं, तो हमारी आवाज जो है व्यक्ति की आवाज है, मोहन जी की आवाज एक संगठन की आवाज है, एक समाज में काम करने वाले की आवाज है, सबको लेकर चलने के लिए उनकी जिम्मेदारी, तो उनको ज्यादा संवेदनशील होना है। बात हम भी वही कह रहे हैं जो मोहन जी ने कहा, बात सही है। और आरक्षण के मुद्दे पर तो हर कोई मानता है भैया कि कई पीढ़ी से किसी परिवार में आरक्षण मिल रहा है तो मिल रहा है, वो नए एलिट हो गए, वो रिजर्व एलिट क्लास हो गए, उसकी बात तो करनी पड़ेगी। और आरक्षण तो धीरे धीरे न्यूनतम करना ही पड़ेगा, हटाओ जैसा नहीं, करना तो पड़ेगा। एक और सवाल जो बार बार कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी का, पर्यावरण का, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जो सतत विकास लक्ष्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, भारत तो सबसे बेहतर कर रहा है। कार्बन फुटप्रिंट हो, पर्यावरण हो, सब चीज में तो हम आगे हैं। और बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए विकास संभव है, ये किया जाना चाहिए। अब वो तो संघ के प्रमुख हैं, वो तो सब कुछ स्व से शुरू करते हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर कह दिया कि भाई शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। अब हो सकता है कि कोई परेशान हो जाए, कहे कि बताइए इसमें भी समाज पर, लोगों पर, लेकिन संघ तो ऐसे ही काम करता है। यही करके उसने 100 साल में देश में इतना बड़ा बदलाव कर दिया। लीडरशिप को लेकर उन्होंने कुछ पॉइंट दिए, वो मैं पॉइंट वैसे का वैसा पढ़ देता हूं। नेतृत्व का पहला गुण है कि व्यक्ति सबसे पहले स्वयं का नेतृत्व करना सीखे। सच्चा नेतृत्व भीतर से प्रारंभ होता है। यू हैव टू लीड विद इन। एक नेता में शास्त्रों में बताए 5 गुण होने चाहिए। नेतृत्व का उद्देश्य केवल अनुयायी बनाना नहीं, बल्कि नए नेताओं का निर्माण करना है। लीडरशिप इज टू क्रिएट लीडर्स। आज के नेता सोचे हमको बनाना है तो चलो और कमजोर को बना देते हैं, जो नेता है ये नहीं। भाजपा भी इस संकट से गंभीरता से गुजर रही है। मोदी जी तो बहुत बड़े नेता हैं, अमित शाह बहुत क्षमतावान हैं, उसके बाद कौन से नेता आ रहे हैं कितनी क्षमतावान है, ये भी तो प्रश्न है। किनको आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये मैं सिर्फ मोदी शाह के लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूं। नेतृत्व का मतलब आप नेता बनाएं, तैयार करें। पैदा करें शब्द थोड़ा अजीब लगता है, खराब लगता है। नेतृत्व तैयार करें, बनाएं, आगे बढ़ाएं। अब जेनजी पर इतना सुंदर तरीके से कहा तो तिलचट्टे खुश हो गए, भैया तुम्हारे लिए नहीं कहा है, बाकी तुम भी सही रास्ते पे आ जाओ तो तुम्हारे लिए भी। लेकिन तुम 370 कश्मीर पे, नक्सलियों पे, उमर खालिद पे, इन सब पे अपने विचार उस तरह के रखोगे तो तुम्हारा तो मसला अलग है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आवश्यक वीडियो।